शुरुआत कर रहे हैं आज की एक सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर क्या है? सीमा को लेकर रोज हिला देने वाले खुलासे हो रहे हैं। आज जो खुलासा हुआ है वो ये कि सीमा के टारगेट पर छोटे मोटे लोग नहीं थे, सीमा के टारगेट पर कर्नल और ब्रिगेडियर थे, सेना में काम करने वाले बड़े बड़े अफसर थे। सीमा को पहचानना मुश्किल हो रहा है। कौन है सीमा? सीमा जासूस है, सीमा आईएसआई की एजेंट है, सीमा को किसने भेजा? सीमा की सच्चाई एटीएस जांचने में जुटी हुई है। लेकिन अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देख रहे हैं, सीमा को ले जाने की तस्वीर है। सीमा को एटीएस लेकर जा रही है। फुल स्क्रीन जरा इस तस्वीर को लीजिए। सीमा, सीमा के बच्चे और सीमा के ससुर नेत्रपाल को आप देख रहे हैं। एटीएस की टीम सीमा से 3 दिन से पूछताछ कर रही है और सीमा से 3 दिन की पूछताछ में अब तक क्या कुछ खुलासा हुआ है ये मैं आपको बताऊं। सीमा ने जो चौंकाने वाला खुलासा किया है वो ये कि सीमा के सामने एटीएस ने पूछा कि आखिर सेना के अफसरों को दोस्त क्यों बना रही थी? सेना के अफसरों से दोस्ती करने के पीछे क्या मकसद था? सोचिए जरा, एक सवाल आपके भी जहन में होगा कि जो पबजी खेलते खेलते भारत आ गया वो आखिर सेना से दोस्ती क्यों करना चाहता था? वो क्यों चाहता था कि सेना का कोई कर्नल, ब्रिगेडियर उसकी दोस्ती स्वीकार कर ले? ये रिपोर्ट देखिए। एटीएस ने जाल बिछाया तो धीरे धीरे पाकिस्तानी सीमा के सारे सच सामने आने लगे। हिंदू बनने की कहानी और सचिन की प्रेम दीवानी जैसे उसके सारे दावे झूठे नजर आने लगे। मेरे पास कुछ भी नहीं है जाने को। दूसरी बात, मेरे और मेरे बच्चों की जान को भी खतरा है, तो इसलिए मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती। मैं यहाँ की जेल में जिंदगी बिता लूंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। अगर सीमा सिर्फ एक हिंदू लड़के के प्यार में भारत आई तो सेना के अधिकारियों से आखिर क्यों दोस्ती कर रही थी? क्या सीमा के टारगेट पर देश की सेना के कर्नल, ब्रिगेडियर और मेजर थे? सीमा क्यों सेना के बड़े बड़े अफसरों से दोस्ती करना चाहती थी? सीमा के टारगेट पर कैसे भी देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंचना था। इसके लिए सीमा ने फर्जी अकाउंट बनाए, देश की सेना के कई अफसरों को दोस्ती की रिक्वेस्ट भेजी। एटीएस की पूछताछ में हर रोज सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, सीमा के टारगेट पर अफसर थे तो सीमा उन्हें कैसे टारगेट कर रही थी, क्या तरीका था सीमा का? आखिर भारत के सेना के अफसरों को से दोस्ती सीमा को क्यों करनी थी? सीमा 5वीं पास है, 4 बच्चे, पाकिस्तान के कराची में रहती हैं। अगर दोस्ती करनी है तो फिर पाकिस्तानी सेना के अफसरों से करें, उनके लिए जज्बा होना चाहिए। भारतीय सेना के अफसरों से दोस्ती क्यों करनी थी? सीमा हैदर को लेकर यह अब तक का सबसे सनसनीखेज खुलासा है। सीमा ने भारतीय सेना से जुड़े लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, दोस्ती करने के लिए दरख्वास्त फेसबुक पर भेजी जाती है जैसे। यूपी एटीएस की जांच में यह जानकारी सामने आई और एटीएस ने सीमा के सोशल मीडिया अकाउंट खंगाले। सीमा ने जिनको रिक्वेस्ट भेजी थी उन अकाउंट की जांच हो रही है कि किस किस को रिक्वेस्ट भेजी गई, किसी ने एक्सेप्ट तो नहीं की है। क्या वो लोग वाकई सेना से जुड़े हुए हैं या केवल सेना की तस्वीर लगा रखी थी उन्होंने अपने पेज पर? ज्यादातर जासूस सेना के लोगों से संपर्क करते। पहले भी मैंने आपको बताया डीआरडीओ और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से। क्या जासूसी के लिए सीमा सेना के संपर्क बढ़ाना चाहती थी या कोई और वजह थी? सीमा का पाकिस्तानी सेना से कनेक्शन सामने आ चुका है, इसलिए शक और बढ़ जाता है। सीमा का भाई और चाचा दोनों पाकिस्तानी सेना में। एटीएस ने जब सीमा से उसके भाई को लेकर सवाल किया तो सीमा ने भाई के सेना में होने पर चुप्पी साध ली। मंगलवार को एटीएस ने सीमा से 11 घंटे तक पूछताछ किया। 3रा दिन हो गया। एटीएस सीमा को पॉलीग्राफी टेस्ट भी करा सकती है। सीमा का क्या पॉलीग्राफी टेस्ट होगा तभी सच सामने आएगा। लेकिन सवाल यह है कि सेना से सीमा क्यों संपर्क बढ़ा रही थी? सुनिए जरा, रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र सिंह बता रहे हैं कि सेना के कर्नल, ब्रिगेडियर को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के पीछे क्या वजह हो सकती है। सीमा हैदर केस में कहीं कुछ गड़बड़ है।
क्योंकि जिस तरीके से वो आई है, जिस तरीके से उसका कंडक्ट रहा है, जिस तरीके से उसके डॉक्यूमेंट्स को अब ATS यूपी की जो है वो चेक कर रही है, उसकी प्रोफाइल्स को चेक कर रही है, उसके इंस्टाग्राम अकाउंट्स को चेक कर रही है, तो हर जगह कोई ना कोई वेरिएशन पाई जा रही है। साथ ही साथ जिस तरीके से उसने शुरुआत करी थी कि उसका भाई आर्मी में है लेकिन लोअर रैंक पर है, और अब उसकी जो चुप्पी है वो भी अपने आप में एक खबर बनती चली जा रही है। मुझे लगता है इसके ऊपर हमें कंसर्न होना चाहिए और उसमें देखा जाए कि यस, उसकी सच्चाई क्या है, क्योंकि हमारा देश सच्चाई की इज्जत करता है, ईमानदारी की इज्जत करता है, ह्यूमैनिटेरियन होने की इज्जत करता है। प्यार हमारे यहाँ अपने आप में बहुमूल्य है, लेकिन मेरे देश से ज्यादा नहीं। शैलेंद्र सिंह कह रहे हैं देश से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं। जब बात देश की होगी तो कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। सीमा पर सवाल उठ रहे हैं, एक और सवाल उठ रहा है। मैंने आपको बताया सीमा फेसबुक रिक्वेस्ट भेज रही थी सेना के अफसरों को, यह सच है। सीमा के एक दो नहीं, देखिए जरा फेसबुक आईडी सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर मीना, सीमा हैदर पाकिस्तानी, सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर, दर्जनों सीमा हैदर के नाम से फेसबुक आईडी है। फुल स्क्रीन लीजिए और सब में, हर आईडी में देखिए सीमा की तस्वीर लगी है। हर आईडी में सीमा की तस्वीर है, एक ही चेहरा है। किसी में सीमा सचिन है, किसी में सीमा अकेली है, किसी में सीमा सचिन के साथ है, सब एक नाम से आईडीज हैं। ये सारी सीमा की आईडी है या ये सब फर्जी फेक आईडीज हैं? सीमा से सवाल पूछा गया उनकी आईडी से जुड़ा। देखिए सारी आईडीज मैं आपको फेसबुक की दिखाने जा रहा हूं, एक दो नहीं है। देखिए 35 आईडी है सीमा की, फेसबुक अकाउंट पर 35 आईडी है। क्या ये सब सीमा की है? हर आईडी की प्रोफाइल में सीमा की फोटो लगी है, सभी आईडी में सीमा का वीडियो डाले गए हैं। सवाल उठ रहा है कि सीमा ने इतनी आईडी क्यों बनाई? क्या लोगों से जुड़ने के लिए सीमा ने ऐसा किया? क्या जांच एजेंसी को कंफ्यूज करने की कोशिश थी? सीमा हैदर का इंस्टाग्राम पर भी अकाउंट है। इंस्टाग्राम पर सीमा ने 9 बार अपना नाम बदल दिया है, 9 बार। कोई भला क्यों 9 बार नाम बदलेगा? सीमा हैदर सचिन समेत 16 लोगों को फॉलो करती थी। सीमा भारत की खबर पर पैनी नजर रखती थी, 5वीं पढ़ी है। खबर पर इतनी पैनी नजर कि भारत की न्यूज एजेंसी ANI को भी फॉलो करती थी। बागेश्वर धाम, महादेव से जुड़े अकाउंट को भी फॉलो कर रही थी सीमा। सचिन ने भी इंस्टाग्राम पर अकाउंट बना रखा था, लेकिन आईडी में अपनी कोई तस्वीर नहीं लगाई है। सचिन ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर को प्राइवेट कर रखा था। सोशल मीडिया यूजर भी सीमा पर सवाल उठा रहे हैं। ज्यादातर लोग सीमा के आने को जासूसी से जोड़ रहे हैं। पूरे मामले की सख्ती से जांच की मांग हो रही है कि जांच की जानी चाहिए पूरे मामले की। सुनिए जरा, एक्स DGP विक्रम सिंह साहब से एक सवाल है। सीमा का पासपोर्ट फर्जी, सीमा का आधार फर्जी, सीमा का आईडी कार्ड पहचान पत्र फर्जी और ये फेसबुक अकाउंट फर्जी, सब फर्जी है। उसके बाद भी वो आदमी सच्चा कैसे हो सकता है? एक्स DGP विक्रम सिंह साहब क्या कह रहे हैं, सुनिए। सीमा लाख कोशिश कर ले, ATS पूरी तरीके से एक प्रशिक्षित और टेक्नो सेवी फोर्स है और इस प्रकार के लोगों, ISI एजेंटों और राष्ट्र विरोधी तत्वों से पूछताछ करना उसके लिए बाएं हाथ का काम है। उसके अधिकारी पूरी तरीके से प्रशिक्षित हैं, न केवल भारत में बल्कि विदेशों में। सर्वोच्च सुरक्षा एजेंसियों से उनका संपर्क है और सामान्य प्रशिक्षण में सब एक साथ प्रशिक्षण भी लेते हैं। तो सीमा के अगर किसी तरह का कोई पोल है या कहानी में कोई कमी है, वो ATS अधिकारियों के सामने जल्द से जल्द आ जाएगा। कोई इस गलतफहमी में न रहे कि सीमा ATS अधिकारियों को मूर्ख बना सकती है। विक्रम सिंह साहब कह रहे थे ATS के सवालों के जवाब देने होंगे। ATS देश की बड़ी एजेंसी है जो बड़े बड़े आतंकियों को पकड़ती है, फिर सीमा क्या है? लेकिन एक सवाल है जो मैंने शुरू में कहा कि सब कुछ फर्जी है, आधार फर्जी है, पासपोर्ट फर्जी है, तो सवाल क्यों ना पूछा जाए, हिंदुस्तान का कोई नागरिक हो जिसके पास फर्जी निकला है, उसको क्या सजा मिलती है बताइए? जेल। पासपोर्ट फर्जी तो जेल, आधार फर्जी तो जेल, यहां सीमा का सब फर्जी है। देखिए, सिर्फ प्यार के नाम पर सीमा को हर मामले में बरी नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तानी पासपोर्ट, सीमा हैदर के पास से 2 पाकिस्तानी पासपोर्ट मिले,
दोनों पासपोर्ट सीमा हैदर के नाम से ही थे। पहले पासपोर्ट का नंबर है HZ000421। इसमें सीमा की जन्म तिथि लिखी है 1/1/2002। दूसरे पासपोर्ट का नंबर है HZ000422। पासपोर्ट पाकिस्तान के खैरपुर के पते से बनवाए गए हैं। एक व्यक्ति का एक ही पासपोर्ट होता है। सीमा हैदर ने 2 पासपोर्ट क्यों और कैसे बनवा ली? और इंपॉर्टेंट बात, इन दोनों पासपोर्ट में सीमा के नाम अलग अलग हैं। जांच एजेंसियां इसकी भी जांच कर रही हैं। अब आधार की बात करिए। सीमा के पास से 3 आधार कार्ड भी मिले हैं। एक आधार सीमा का और 2 बच्चों के नाम से। जांच में पाया गया कि एजेंट के जरिए सीमा ने आधार कार्ड बनवा लिए थे। बाकायदा उसमें छेड़छाड़ एडिटिंग करके गलत तरीके से आधार बनवाया गया। सचिन ने किसी एजेंट की मदद से ये आधार कार्ड बनवाए थे। उत्तर प्रदेश पुलिस इसको लेकर भी जांच कर रही है। सचिन की मदद करने वाले की तलाश हो रही है। कौन है जो फर्जी आधार बनवा कर दे रहा था सचिन को? सीमा पर सरकारी दस्तावेज से छेड़छाड़ का केस भी हो सकता है। इस मामले में 7 साल तक की सजा है। सब कुछ फर्जी है। अब एक सवाल जो सबके जहन में आ रहा है, सीमा क्या करना चाहती थी? सीमा क्या करना चाहती थी ये मैं इसलिए बता रहा हूं। एक तस्वीर ये देखिए आप जरा। ये जो तस्वीर है ये सीमा के कराची वाले घर की है। सीमा अच्छा भला कराची में रहती थी, लेकिन अचानक क्या हुआ, सीमा को कराची से निकलकर कहां जाना था? सीमा को कराची से निकलकर सिर्फ एक देश और उस एक देश के एक शहर में पहुंचना था। साम दाम दंड भेद कैसे भी करके पहुंचना था। देखिए जरा, ये ग्लोब आपके सामने आ गया। सीमा को पाकिस्तान के कराची से पहुंचना था हिंदुस्तान के राजधानी दिल्ली। कैसे भी पहुंचना था, यही था सीमा का असली टारगेट। तो सीमा ने कराची से निकलने के लिए कैसे नेपाल के रास्ते एंट्री कहां ली? कोई और जगह नहीं मिली। नेपाल के रास्ते उन्हें आना था दिल्ली। तो दिल्ली से सबसे नजदीक कौन सी जगह थी? यह सीमा का दरवाजा है रब्बूपुरा, ग्रेटर नोएडा, जहां सीमा रह रही थी। तो कराची से सीमा दिल्ली आ ही गई। अब मैं आपको बताऊं यह क्यों खुलासा हो रहा है कि सीमा का टारगेट दिल्ली था। क्योंकि सीमा जितने दिन से गेम खेल रही थी पबजी, उस पबजी गेम में किसी और आदमी के साथ, पिलर ग्राफिक्स है, किसी और आदमी के साथ नहीं, जितने लोगों के साथ गेम खेल रही थी सब दिल्ली एनसीआर के ही थे। देखिए, सीमा हैदर से यूपी एटीएस की पूछताछ में खुलासा हुआ। सचिन से पहले भी भारत के कई लोगों के संपर्क में सीमा थी। सचिन पहला नहीं था। सीमा हैदर गेमिंग ऐप के जरिए कई युवाओं के संपर्क में थी। बड़ी बात, ज्यादातर युवा दिल्ली एनसीआर के रहने वाले थे। आखिर क्यों? कोई बिल्हौर का, बांदा का, बदायूं का, मुजफ्फरपुर का क्यों नहीं था? सीमा पबजी ऐप से युवाओं से जुड़ी हुई थी। गेम खेलते खेलते सीमा इन लोगों के संपर्क में आ गई। एटीएस को शक है कि सीमा ने कई युवाओं से फोन पर बात की। एटीएस इन युवाओं के बारे में जानकारी जुटा रही है। आखिर दिल्ली एनसीआर के कितने लोगों के संपर्क में सीमा थी? एटीएस इसके लिए गेमिंग ऐप एक्सपर्ट्स की मदद ले रही है। कितने युवक सीमा के साथ पबजी खेल रहे थे? क्या मंशा थी, क्या साजिश थी सीमा की? पहले इन युवाओं की तलाश की जाएगी, उसके बाद एटीएस इन लोगों से पूछताछ कर सकती है सीमा की हाजिर जवाबी से। एटीएस टीम हैरान है। सीमा हर सवाल का नपातुला जवाब दे रही है। यही वजह है कि एटीएस को लग रहा है क्या सीमा पूरी प्लानिंग के साथ सब कुछ कर रही है। हर सवाल का जवाब उसके पास है। सुनिए जरा, सीमा ने खुद माना कि वो पबजी खेलती थी और पबजी के जरिए सचिन से बात कर रही थी। लेकिन उस शख्स को भी सुनवाने जा रहा हूं जिसके साथ सीमा पबजी खेलती थी, वो दूसरा युवक है। वो भी बता रहा है वो सीमा के साथ पबजी पर बात कर रहा था। सुनिए। शुरू में तो ये मेरे 2020 में हमारी बात हुई। शुरू में ये मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे सचिन। हमारी जैसे सिर्फ बात ही होती थी, दोस्ती हो गई, तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं था। हैदर को पता था कि मैं पबजी खेलती हूँ, अच्छी तरीके से पता था हैदर को भी। जब इनसे मुझे प्यार होने लगा तो मुझे हैदर से डर लगने लगा। अगर उनको पता पड़ जाएगी तो अपने बाप बुलाएगा, मुझे मतलब अलग सी मतलब सज़ा मिल जाएगी। तो बहुत डर भी था मुझ में। मैं समझी कि डर नहीं था, तो इसलिए मैं कभी हैदर को बताती ही नहीं थी, क्योंकि मैं ज़्यादा बिजी रहती थी। हमारी लड़ाई इसी कारण, अगर
अगर मैं कहीं चली जाती या मेरी कोई दोस्त आती तो इस बात पे भी हमारी लड़ाई होती थी। वो बहुत शकी मिजाज थे और मेरा यहाँ आने का कारण यही था क्योंकि मैं उनके साथ कभी खुश नहीं रह सकती थी। हम ना खेलते थे पबजी। हाँ। उससे ना बहुत ज्यादा पबजी का क्रेज था। मैं भी खेलता था पबजी, मुझे भी शौक था खेलने का। तो पबजी पे हमारी दोस्ती हुई आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि 2-3 हमने गेम्स इकट्ठी खेले, 2-4-5 दिन हम इकट्ठे खेलते रहे। आहिस्ता आहिस्ता उसने मुझसे नंबर मांगा। अच्छा मैंने कहा ठीक है, अच्छा मैंने दे दिया। दोस्ती वगैरह हुई, व्हाट्सएप पे आ गई, दोस्ती वगैरह हुई और जो है बातचीत होना शुरू हो गई। तो हमने फिर डिसाइड किया मिलके कि हम रिलेशन में आ जाते हैं। अच्छा, इतने तक वो आपके साथ भी पहुंची जो इंडिया में हो रहा है, अभी वो इंडिया में गई है। सर जी आगे सुने तो सही, उसने तो मुझसे शादी के वादे भी किए वैसे, जो मैंने भी आपको पढ़ाए हैं। सुना वो पंजाब आ रही थी आपके लिए। सर वो पंजाब क्या, वो मुझे कह रहे थे बस आप वेट करो, मैं लाहौर आ रही हूँ अपना सामान लेके, ये वो मेरे पास इतने तोले सोना है, मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। मैं अब क्या बताऊँ आपको। मुझे ना वो कभी कभार साइको लगती थी अपनी बातों से, ये कितनी वो गेम्स को क्रेजी थी गेम्स के पीछे। अब मैं आपको बताता हूं, सीमा के बारे में आपने सुन लिया कि पबजी के जरिए वो कितने लोगों के संपर्क में थी। लेकिन एटीएस, ये आप देख रहे हैं, एटीएस सीमा को रोज घर से ला रही थी, रोज सवाल जवाब कर रही थी, रात तक घर छोड़ने जा रही थी। लेकिन कल सीमा घर नहीं गई। सीमा को एटीएस ने सेफ हाउस में रखा है। सीमा से एटीएस ने जो सवाल पूछे वो एक एक सवाल रिपब्लिक भारत के पास, सीमा के दिए हुए एक एक जवाब रिपब्लिक के पास है। एटीएस के सवालों के सामने सीमा की बोलती बंद हो गई। वो सीमा जो मीडिया कैमरों के सामने धड़ल्ले से बोल रही थी जैसे कोई मंझी हुई खिलाड़ी हो, एटीएस के सामने बोलती बंद। देखिए जरा, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये सीमा बैठी थी, दोनों तरफ आपको एटीएस नजर आ रहा है। सीमा को जो सवाल पूछे गए, एक एक चीज सीमा को दिखाई गई पहले स्क्रीन पर, ये देख रहे हैं। सीमा को पहले यह दिखाया गया कि ये जो फेसबुक अकाउंट है, दर्जन से ज्यादा 35। सीमा से एटीएस ने सवाल पूछा, सीमा हैदर नाम से कई सोशल मीडिया पर अकाउंट है, क्या ये सारे अकाउंट सीमा तुम्हारे हैं? सीमा ने जवाब दिया, इनमें ज्यादातर अकाउंट फर्जी हैं। एटीएस ने पूछा, आपने कई फौज से जुड़े लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी? सीमा ने कहा, किस किस को रिक्वेस्ट भेजा मुझे याद नहीं है इस बारे में। देखिए, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, सीमा जवाब भूल रही। सीमा ने इसका जवाब गोलमोल दिया। उन्होंने कहा, मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट रैंडम भेज दी थी, यानी कोई भी दिखाई दिया उसको रिक्वेस्ट भेज दी। ऐसा होता है भला? सीमा ने कहा, मुझे नहीं पता था कि वो इंडियन आर्मी के लोग हैं। यह भी ताज्जुब की बात है। सीमा से एटीएस ने पूछा, दिल्ली एनसीआर में आपके कई और दोस्त हैं क्या? इस सवाल का जवाब सीमा ने नहीं दिया। और अगला सवाल एटीएस ने यह तस्वीर दिखाई, देख रहे हैं आप, यह सीमा हैदर का भाई है जो पाकिस्तान की आर्मी में काम करता है। एटीएस ने तस्वीर दिखाई, पूछा, आपका भाई और आपके चाचा पाकिस्तान आर्मी में, क्या भाई और चाचा ने भारत भेजा है सीमा को? क्या आईएसआई ने भारत जाने के लिए कहा सीमा? सीमा ने कहा, भाई आर्मी में रह चुका है मेरा, चाचा अभी भी सूबेदार है, लेकिन मेरा आर्मी से कोई कनेक्शन नहीं है। मैं अपने भाई और चाचा से सालों से नहीं मिली हूं। ये उससे सीमा से पूछा गया आईएसआई से जुड़ा शब्द भी सीमा ने कहा। सोचिए, एटीएस ने पूछा, आईएसआई को जानती हो? तो सीमा कह रही है, ये आईएसआई क्या होता है मुझे नहीं पता, ये मुझे भारत में आने के बाद पता चला आईएसआई क्या होता है। सोचिए, हिंदुस्तान में बच्चा बच्चा जानता है आईएसआई, और सीमा हैदर पबजी तो जानती है लेकिन आईएसआई नहीं जानती। जब टीवी चैनल में मुझे आईएसआई का एजेंट बताया गया, सीमा कह रही, मुझे तो तब पता चला ये आईएसआई भी कोई चीज है। सीमा ने कहा, मैं सिर्फ सचिन के लिए नेपाल के रास्ते भारत आई हूं। उसके बाद सीमा को आईएसआई का ये लोगो दिखाया गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम कराची में रहती हो और आईएसआई का नाम नहीं सुना है, वो भी जब परिवार के लोग, तुम्हारे 2-2 घर के लोग पाकिस्तानी फौज में। सीमा ने कहा, आधी जिंदगी मेरी बच्चे पालने में गुजर गई, पिछले 5 साल से पबजी खेल रही हूं, ऐसे आईएसआई जैसे शब्द सुनने का टाइम ही नहीं मिला मुझे। एटीएस ने कहा, अरे आईएसआई शब्द सुनने का टाइम नहीं मिला, अंग्रेजी तो बहुत अच्छी बोल लेती हो, कहां और कब सीखी है? तुम सिर्फ 5वीं तक पढ़ी हो, यकीन नहीं हो रहा है एटीएस को। सीमा ने कहा, मैंने जो भी सीखा है वो 2019 के बाद सीखा है, जब से पबजी खेलना शुरू किया है। इसमें पढ़े लिखे लड़कों से बात होती थी, इसी से सीख लिया।
सोचिए, पबजी खेलते खेलते सीमा ने अंग्रेजी भी सीख ली। जांच अधिकारी ने कहा, तुम्हारी हिंदी, अब ये देखने सचिन की तस्वीर दिखाई, तुम्हारी हिंदी इतनी अच्छी कैसे है? इसकी ट्रेनिंग आखिर तुम्हें किसने दी है? तुम शरण जैसे शब्द बोलती हो, अनर्थ बोल रही हो, शुद्ध कैसे शब्द बोल रही हो हिंदी के? सीमा ने कहा, मुझे किसी ने इसकी ट्रेनिंग नहीं दी है, न किसी ने मुझे भेजा है। सचिन से बात करते करते मैं हिंदी सीख गई हूं। अब यहां फंस गई सीमा। एटीएस ने कहा, ये जो सचिन मीणा है ये तो खुद ठीक से हिंदी नहीं बोल पाते हैं, तो इनकी हिंदी कैसे सीख गई? और ये जो सचिन हिंदी बोलते हैं, ये हिंदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का टच आता है भाषा में। तुम्हारी तो शुद्ध हिंदी है, तुम्हारी हिंदी में तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का टच नहीं आता है। ऐसा लगता है तुम्हें किसी ने सिखाया है। सीमा ने कहा, इस पर कोई जवाब नहीं था सीमा के पास। सीमा से मोबाइल से जुड़ा सवाल हुआ, सीमा का मोबाइल टूट चुका है। 8 मई को 70,000 रुपए में पाकिस्तानी फोन कैसे खरीदा? अपना पुराना फोन उसके बाद तोड़ दिया। पुराना फोन क्यों तोड़ दिया? उसका सिम भी तोड़ दिया तुमने, क्यों? प्यार में आए थे तो साक्ष्य क्यों मिटाया? सवाल वाजिब था कि अगर प्यार में आए थे तो आखिर सचिन की चैट क्यों डिलीट कर दी? सीमा के पास कोई जवाब नहीं, साइलेंट। फोन कैसे टूटा, इसका संतोषजनक जवाब सीमा नहीं दे पाई। एक और सवाल हुआ सीमा से, मई से पहले का सारा डेटा डिलीट क्यों कर दिया है? सीमा ने इस पर कहा, फोन हैंग होने की वजह से यह डेटा डिलीट हो गया। सीमा से ये सारे सवाल किए गए। अब जरा सुनिए, सीमा से एटीएस लगातार सवाल कर रही है, 3 दिन से सवाल कर रही है, और इन सवालों के दरमियान आज पहली बार उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सामने आए और एटीएस की पूछताछ पर क्या कहा, सुनिए। नहीं, वो एजेंसियां, सभी एजेंसियां अपना अपना काम कर रही हैं। क्या लग रहा है? संदिग्ध क्या पाकिस्तानी जासूस है? पाकिस्तानी जासूस से संदिग्ध क्या लग रहा है? नहीं, अभी इतनी जल्दी ये मामला 2 राष्ट्रों के बीच जुड़ा हुआ है, इसमें जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाते कुछ भी कहना उचित नहीं। किस बिंदु पर जांच हो रही? क्या वो तो जब एक बार वो जेल जा चुकी है, उसके बाद बेल पे है, अब उसके बाहर भेजने की जो विधिक प्रक्रिया है उस हिसाब से कार्रवाई चल रही है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, क्या सीमा कोड वर्ड का इस्तेमाल करती है बातचीत में? आपको पता भी नहीं चलेगा। मीडिया कैमरों के सामने सीमा आकर मीडिया से बात कर रही है, उसी बातचीत में कोड वर्ड्स का इस्तेमाल कर रही है और पूरे मैसेज भी जा रहे हैं। यह सवाल किया एटीएस ने। सीमा हैदर से एटीएस की लंबी पूछताछ हुई। यूपी एटीएस के एसपी रैंक के अधिकारी सीमा से सवाल जवाब कर रहे हैं। सीमा हैदर ने कई सवालों के गोलमोल जवाब दिए। एटीएस ने कोडवर्ड को लेकर सीमा से सवाल पूछा, क्या बातचीत के लिए कभी कोडवर्ड का इस्तेमाल किया है? क्या कभी फूफी और फल जैसे कोडवर्ड का प्रयोग किया है? आईएसआई अपने जासूस को पूरी तरह से तैयारी से भेजता है। आईएसआई में फूफी का मतलब है आईएसआई तक जानकारी पहुंचाने वाला, उसे कहते हैं फूफी, जो दूसरे देशों की जानकारी आईएसआई तक पहुंचाता है। फूफी के साथ फल कोडवर्ड को लेकर भी पूछताछ हुई। फल का नाम रुपयों के इस्तेमाल से जुड़ा है। जासूसी की दुनिया में कोडवर्ड का इस्तेमाल होता है, यह बहुत आम है। पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई इसका बहुत इस्तेमाल करती है। इससे जासूस अपनी पहचान छिपाता है, इससे दुश्मन देश के राज सुरक्षित रहते हैं। जासूस को भारत से कॉल नहीं करने की हिदायत दी जाती है कि अगर आप भारत में हैं तो यहां से फोन नहीं करेंगे। पाकिस्तान में बैठा अफसर खुद आपको फोन करेगा। पूरी तरह से ट्रेनिंग देने के बाद ही उसे भारत भेजा जाता है। रात में 11 से 2 बजे के बीच नेट पर यानी इंटरनेट पर ही बात होगी। पाकिस्तान में फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का जाल फैला हुआ है। इसमें कॉल तो पाकिस्तान से आएगा लेकिन दिखता भारत का है। यह इंटरनेट के जरिए ही मुमकिन है। कोडवर्ड स्कूल में क्यों हो, घर चले जाओ का इस्तेमाल करते हैं। कोडवर्ड तुम गणित लगाओ का भी इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है नेट छोड़ो और फोन पर आ जाओ। इसका मतलब है अब बात बंद करो और अपने मिशन पर लग जाओ। यह है इसके मायने। आइए सुनवा रहा हूं मैं आपको, सुनिए। रॉ में रहे पूर्व अधिकारी, एक्स रॉ ऑफिसर एनके सूद साहब क्या कह रहे हैं इन कोड वर्ड्स के बारे में, और प्रोफेसर कपिल।
कोड वर्ड हर एक पर्पस के लिए अलग रखे जाते हैं। हर एक आदमी को डिफरेंट कोड वर्ड दिए जाते हैं। इवन जो ड्रगिस्ट हैं, जो ड्रग सप्लाई करते हैं, उनके भी कोड वर्ड्स होते हैं। अगर हम अपने काम करते हैं, जैसे हम अपना एजेंसी का काम करते हैं बाहर में रह करके, तो हमारी जो सारी बातचीत होती है कोडेड होती है। और दूसरी बात क्या है कि सीमा के बारे में बड़ा शोर मच रहा है कि कोड वर्ड यूज कर रही है। सीमा अगर कोई कोड वर्ड यूज कर रही होगी तो आईएसआई बस से बचने के लिए कर रही होगी, उसको इंडिया से कोई खतरा नहीं है। और सीमा को जो खतरा है वो आईएसआई से है, और मेन खतरा इसलिए है कि सीमा एक हिंदू बन चुकी है, इसीलिए आईएसआई उसको टारगेट भी कर रही है। पाकिस्तान के अंदर आप देखिए मंदिर तोड़े गए, क्यों तोड़े गए? क्योंकि सीमा हिंदू बन गई। सीमा एक्सपोज लड़की है जो एक्सपोज हो चुकी है, और इंटेलिजेंस के अंदर जो एक्सपोज लोग हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वक़्त नहीं है। अगर हमारा कोई सोर्स एक्सपोज हो जाता है तो उसको वापस भेज दिया जाता है या उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, इवन उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। जासूस एजेंसी की अपनी लैंग्वेज होती है, तरीके की होती है। लेकिन मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगा कि जो लोग ये सीमा की वकालत कर रहे हैं और कह रहे हैं सीमा से कोई खतरा नहीं है, मेरा उनसे सवाल है कि 1950 से लेके आज तक 2 लाख पाकिस्तानी भारत के अंदर वीजा लेकर के आए और गायब हो गए। किसी भी देश का कोई नागरिक दूसरे देश में गायब हो जाता है तो देश हल्ला मचाता है। पाकिस्तान ने कोई हल्ला नहीं मचाया। स्लीपिंग एजेंट बने वो यहाँ पे, और ये स्लीपिंग एजेंट बनने का तरीका है। अब मैं आपको बताता हूं, अगर सीमा जासूस है तो सीमा जासूस बनने के लिए कैसे तैयारी की होगी, क्या और कैसे जासूस बनते हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का पूरा नाम है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। आईएसआई ही जासूसी के लिए एजेंट तैयार करती है। एजेंट्स को तैयार करने के लिए कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। पहले जासूसी हुनर के साथ शारीरिक तौर पर तैयार करते हैं। एजेंट को चकमा देने का हर हुनर सिखाया जाता है। मनोविज्ञान में भी खुफिया एजेंसी एजेंट्स को ट्रेंड करती है। कई देशों की भाषा जासूसों को सिखाई जाती है, जिससे किसी भी देश में छिपकर एजेंट काम कर सके। लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना सिखाया जाता है इन्हें, मतलब एजेंट्स के आसपास रहने वाले समर्थन में रहे उनके। सचिन के रब्बूपुरा में पाकिस्तानी सीमा का समर्थन हो रहा है। अगर सीमा आईएसआई एजेंट है तो गुमराह करना ट्रेनिंग का हिस्सा है। एजेंट्स को खुफिया एजेंसियां होठ पढ़ने की कला सिखाती हैं, जिससे बिना बात करे भी एजेंट्स अपने टारगेट को समझ सके। खुफिया एजेंसियों के एजेंट्स कठिन ट्रेनिंग के दौर से गुजरते हैं। अब आईएसआई महिला एजेंट्स को हनी ट्रैप का हुनर भी सिखा रही है। ऐसे एजेंट सोशल मीडिया से शिकार की तलाश करते हैं। इनका मकसद है भारतीयों से गोपनीय जानकारियां निकालना। और सीमा ने भी सेना के अधिकारियों से संपर्क की कोशिश की थी। दिल्ली के आसपास रहने वाले लोगों से भी सीमा ने संपर्क साधा। इसके बाद सचिन से शादी करने सीमा कराची से नोएडा आ गई। फिलहाल सीमा के जासूस होने को लेकर जांच जारी है। पाक खुफिया एजेंसी का सबसे बड़ा टारगेट हिंदुस्तान ही है। इसके लिए एजेंट्स के साथ आतंकियों को भी ट्रेनिंग दी जाती है। आईएसआई ही हिजबुल लश्कर के आतंकियों को ट्रेन करता है। पाकिस्तान बनने के साथ ही आईएसआई का गठन हो गया था। शुरुआत में आईएसआई को ट्रेनिंग देने वाली अमेरिका की एजेंसी CIA थी। रूस को कमजोर करने के लिए अमेरिका ने कई देशों में ट्रेनिंग दी बाकायदा। इसी कड़ी में अमेरिका ने आईएसआई एजेंट्स को भी जासूसी की ट्रेनिंग दी। लेकिन अब यही आईएसआई पूरी दुनिया के लिए परेशानी का सबब है। क्या अगर सीमा, सुनिए जरा, एक्स रॉ ऑफिसर एनके सूद साहब बता रहे हैं कैसे ट्रेनिंग दी जाती है। पाकिस्तान की आईएसआई इंडिया के अंदर किसी को इन्फिल्ट्रेट करती है तो प्रॉपर तरीके से इन्फिल्ट्रेट करती है, प्रॉपर एजुकेट करती है। उसको हिंदी इंग्लिश सिखाने से कोई मतलब नहीं बनता, उसको हिंदू बना के भेजती। और इसने हिंदुइज्म इंडिया के अंदर अपनाया। उसके बाद इसने शादी किया सचिन के साथ। तो किसी भी तरीके से नहीं लगता कि सीमा एक जासूस है, क्योंकि आईएसआई इस तरीके से काम नहीं करता। आईएसआई अपने लोगों को बहुत ट्रेनिंग करके इंडिया के अंदर भेजता है। सिर्फ हिंदी इंग्लिश सिखाने से कुछ नहीं होता। वो इसको इंडियन पासपोर्ट दिलवा सकते थे और इसके सारे आईडी बनवा सकते थे। सचिन से इसकी शादी भी करवा सकते थे। सचिन की छोड़ करके शोएब से इसकी शादी करा लेते तो क्या प्रॉब्लम थी, चुपके रहती। लेकिन जब हिंदू बन गई है तो इसका मतलब है कि आईएसआई का एजेंडा नहीं है। हिंदू बनाना था तो पाकिस्तान से हिंदू बना के इसको इंडिया के अंदर भेज दिए। यहाँ इसको हिंदू बनने की कोई जरूरत नहीं थी। अब जो बात कह रहे हैं कि जासूस बनाने के लिए एक और तरीका है कि घुल मिल जाओ। देख रहे हैं सीमा आते ही घुल मिल गई, लोग फैन हो गए। जो रब्बूपुरा में आसपास रहते थे सीमा से मिलने आ रहे हैं, रोज फोटो खिंचवा रहे हैं, सीमा को देख रहे हैं, सेल्फी सीमा के साथ, पैसा दे रहे हैं, साड़ी दे रहे हैं, फूल दे रहे हैं। और यही वजह है
कि सीमा जो है रब्बूपुरा में हर शख्स सीमा के साथ खड़ा है। सुनिए जरा। ये सीमा है, कोई जासूस नहीं है, ऐसा लग रहा है। अच्छा माहौल चल रहा है। सीमा यहाँ पे खाना पीना अच्छा खाएगी, अच्छा रहन सहन रहेगा, नहीं बच्चे दुखी रहेंगे, नहीं सीमा दुखी रहेगी। गद्दार नहीं, यहीं के रहने वाले ना यहीं के रहने वाले गद्दार होते तो फिर वो यही लोग क्यों छोड़ दे, कोर्ट क्यों छोड़ दे ऐसे, फिर बोलो। नहीं, अभी तो छानबीन चल रही है सर उसकी, तो जासूस के लिए। बाकी जब तक सीमा जासूस की कोई जांच नहीं हो जाएगी तब तक सीमा यहीं पे रहेगी और यहाँ पे जो सम्मान है उसको सम्मान दिया जाएगा। सीमा बोल रही है वो ठीक है, वो जासूस नहीं है सीमा, मुझे एक्टिविटी से दिखाई दे रहा है वो जासूस नहीं है। जासूस आसूस तो ना हो, वैसे नॉर्मल लड़की है वो, तो प्यार हुआ उसे। भाई इतनी दूर से आई है, रिस्क लेके आई है, ये बताइए, जगह जगह चेक इन हुई है, ये भाई प्यार नहीं तो क्या, क्यों जी भाई साहब? जो सीमा जी कह रही है वो सच है। ऐसा क्यों लगता है? क्या आप मिले उनसे बात? नहीं, हाँ मिले उनसे, वो ठीक करी उन्होंने। चलो प्रेम कहानी है गजब की, तो सरकार जो है खुश होकर के राज्य सरकार या केंद्र सरकार इनको आर्थिक कुछ मदद दे दे ताकि जीवन का कुछ यापन हो सके। भाई अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, सीमा से एटीएस सवाल तो पूछ रही है, लेकिन सीमा या तो गुमराह कर रही है या सीमा जवाब नहीं दे रही है। देख रहे हैं सीमा को लेकर पहुंची थी एटीएस पूछताछ के लिए। ये सीमा को आप देख रहे हैं साड़ी में, आगे नेत्रपाल और सचिन भी। सीमा से सवाल बहुत कर लिए, लेकिन सीमा अगर झूठ बोल रही है तो वो सच कैसे सामने आएगा, सीमा के झूठ कैसे पकड़े जाएंगे, उसके लिए एक तरीका है। वो तरीका है लाई डिटेक्टर टेस्ट। वो तरीका है सीमा का सच से सामना करवाना। देख रहे हैं आप, यही इकलौता तरीका बचा है, लाई डिटेक्टर टेस्ट। मशीन के जरिए सच या झूठ की जांच की जाएगी। सीमा के शरीर को मशीन के साथ जोड़ दिया जाएगा। देख रहे हैं आप, अब होगा क्या, पॉलीग्राफ मशीन पाकिस्तानी सीमा का सच बताएगी। मशीन में कई अलग अलग हिस्से शामिल होते हैं। सबसे पहला हिस्सा क्या है, न्यूमोग्राफ। इसमें क्या होता है, शख्स के सांस लेने का पैटर्न रिकॉर्ड किया जाता है। सीमा की सांस की गतिविधि सच या झूठ बता देगी। दूसरा है कार्डियोवेस्कुलर रिकॉर्डर, दिल की गति और ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करती है ये। सीमा का दिल और ब्लड प्रेशर सच बता देगा। इसके अलावा गैल्वेनोमीटर, पसीने की ग्रंथि में बदलाव को यह नोटिस करता है जो झूठ बोल रहा है। सीमा के शरीर में बदलाव इसका पर्दाफाश कर देगा। रिकॉर्डिंग डिवाइस दूसरे सभी हिस्सों का डेटा रिकॉर्ड करता है। सीमा की जासूसी का पूरा सच दर्ज होगा इसमें। पॉलीग्राफ रिकॉर्डिंग डिवाइस में पॉलीग्राफ मशीन पूरी तरह से तैयार होगी। सवाल पूछे जाएंगे। जांच अधिकारी पहले सीमा से सामान्य सवाल पूछेगा। सामान्य सवाल जैसे, तुम पाकिस्तानी हो, तुम्हारा नाम सीमा है, जिनका जवाब सीमा हां या ना में देगी। आमतौर पर सवाल हां या ना में जवाब वाले होते हैं। और सामान्य सवाल से होगा क्या, पहले मशीन की टेस्टिंग भी इसी बहाने हो जाती है कि जो सवाल के जवाब सही दे रही है उस पर मशीन सही रिएक्ट कर रही है। सामान्य सवाल टेस्ट की जांच के लिए ही पूछे जाते हैं, मतलब जो जवाब एजेंसी को पता है वही पूछे जाएंगे। इससे लाई डिटेक्टर टेस्ट की सटीकता का पता चलेगा। शारीरिक प्रतिक्रिया कंट्रोल करके मशीन को चकमा भी दे सकती है। जांच एजेंसियों के टेस्ट में पास होने के बाद केस से संबंधित सवाल होंगे। जब सीमा पहले टेस्ट में पास होगी तब जासूसी पर सवाल होंगे और पूछा जाएगा, तुम भारत में जासूसी करने के लिए आई, आईएसआई ने तुम्हें भारत में जासूसी करने के लिए भेजा, आईएसआई ने तुम्हें आखिर किस मकसद से भेजा, ये सारे सवाल होंगे। सचिन का तुमने सहारा लिया, तुम्हारा मकसद भारत आना क्या था। ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब से सीमा बेनकाब होगी। आइए सुनिए, एक्स डीजीपी विक्रम सिंह साहब बता रहे हैं कि लाई डिटेक्टर टेस्ट सब दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। कि सीमा हैदर पूरी तरीके से प्रशिक्षित है, या तो स्वयं अपने को ट्रेन किया है या किसी और ने किया है, अथवा दोनों तरीके से। जिस आत्मविश्वास के साथ वो उत्तर दे रही हैं, शब्दों का चयन कर रही हैं, उर्दू, सिंधी, हिंदी और अंग्रेजी का इस्तेमाल कर रही हैं, ये बिल्कुल साफ जाहिर है कि उनका प्रशिक्षण बहुत उच्च कोटि का है। ये भी सही है कि जो संदेह है उसका निराकरण एटीएस की गहराई से छानबीन के बाद ही हो पाएगा, और एटीएस की पूछताछ से चाहे कोई कितना भी शातिर क्यों न हो, सीमा तो कुछ भी नहीं है। एटीएस के सामने आने पर कालांतर में सच्चाई देश के और हम सबके सामने आ जाएगी। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिर इंटेलिजेंस ब्यूरो, देश की खुफिया विभाग क्या जानना चाह रही है। तस्वीर आप देख रहे हैं, यह है नेपाल की तस्वीर, बॉर्डर, भारत नेपाल बॉर्डर की तस्वीर। अगली तस्वीर दिखाइए।
ये वो है न्यू विनायक होटल, नाम सुना होगा आपने, न्यू विनायक होटल नेपाल का। इसी होटल में सीमा और सचिन रुके थे आकर, 7 दिन तक इसी होटल में रुके। वो जो रील आप देख रहे हैं वो इसी होटल में बनाई गई है। खबर तो यह भी है कि इस होटल में सीमा पैसा लेकर पहुंची थी और सीमा सचिन को कैसीनो भी लेकर गई घुमाने नेपाल में। ये देख रहे हैं, ये होटल के अंदर की तस्वीर है, ये होटल के मालिक भी है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि अब आईबी जो है कौन से 6 पॉइंट्स हैं, कौन से 6 बिंदु हैं जिस पर काम कर रही है। और आईबी का मकसद है ये पता लगाना कि आखिर सीमा कैसे बॉर्डर से पार हो गई। एटीएस के साथ ही इंटेलिजेंस ब्यूरो भी सीमा की जांच कर रही है। सीमा की भारत में एंट्री को लेकर जांच हो रही है। आईबी ने इस बारे में एसएसबी से जवाब तलब किया है। नेपाल भारत पर एसएसबी के जवानों की तैनाती है। एसएसबी को ही चकमा देकर सीमा भारत में घुसी थी। सीमा बिहार के सीतामढ़ी बॉर्डर को पार करके घुसी। सीमा की बताई नेपाल की कहानी पर भी शक है। ऐसे में आईबी की एक टीम नेपाल जाएगी। नेपाल के जिस होटल में सीमा रुकी, जो मैंने आपको दिखाया, वहां होटल में जाकर पूछताछ करेगी। नेपाल का न्यू विनायक होटल में आईबी की रडार पर है ये होटल। सीमा की मदद करने वाला भी आईबी के रडार पर है। आखिर किसने मदद की जो सीमा नेपाल बॉर्डर से भारत में दाखिल हो गई। आईबी की टीम नेपाल में सीमा के मददगारों की तलाश कर रही कि कोई तीसरा शख्स था जो सीमा की मदद कर रहा था। ट्रेवल एजेंसी जिसने टिकट कराया वो भी रडार पर है। आईबी की टीम नेपाल में ट्रेवल एजेंसी की भी जांच करेगी और आईबी की टीम होटल प्रबंधन से पूछताछ कर सकती है। साजिश के एंगल से इंटेलिजेंस ब्यूरो इस मामले की जांच कर रही है। अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं सीधे नेपाल में जिस होटल में सीमा रुकी थी, उस होटल के मालिक से हमारे सहयोगी ने बात की है। सुनिए जरा न्यू विनायक होटल का मालिक क्या कह रहा है। क्या सीमा सचिन आए थे? पूरी कहानी सुनिए। नहीं, वो लोग ने शादी किया बताया नहीं। वो लोग ने बस इतना ही बताया था वो मेरी बीवी है। तो हमको भी लगा वो लोग अभी ज़्यादा इंडियन टूरिस्ट लोग घूमने के लिए आते तो हम लोग उनको ज़्यादा तंग भी नहीं करते। वो आते बैठते, उनको बार बार पूछना भी अच्छा नहीं है। तो रूम में आते बैठते और जाने टाइम चेकआउट करते जाते। तो हम लोग ने उनका नाम, जो नेपाली कस्टमर है, तो हम लोग एंट्री करते वक्त नंबर, उनका नाम, कहाँ से आए वो रखते। तो इंडिया से आए तो डायरेक्ट हम लोग इंडिया और उनका नाम लिखते तो रख देते। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मंदिर पशुपतिनाथ दर्शन करने के लिए आते तो हम लोग उतना केयर भी नहीं करते। तो हमको जब न्यूज़ में दिखा तो मालूम पड़ा हाँ वो लोग सीमा सचिन था। वो लोग जब एंट्री किया था दूसरे नाम से किया था। वो लोग का शिवांश। आपने सुन लिया होटल का मालिक क्या कह रहा है। लेकिन सीमा के खिलाफ एफआईआर भी हो गई है। ये देख रहे हैं, ये एक एफआईआर है जो सीमा के खिलाफ हिंदुस्तान में हुई है। और एक और एफआईआर, अगली तस्वीर दिखाइए, एक और एफआईआर है जो सीमा के खिलाफ शिकायत दी गई है जो पाकिस्तान में हुई है। दो एफआईआर है। इन एफआईआर में क्या लिखा है आपको बताता हूं। दोनों जगह सीमा नामजद है एफआईआर में। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं भारत में जो एफआईआर है, सीमा हैदर के खिलाफ भारत पाकिस्तान में एफआईआर। यूपी एटीएस ने पूछताछ के बाद एफआईआर दर्ज की है। सीमा, सचिन और नेत्रपाल के नाम एफआईआर में दर्ज है। आईपीसी की धारा 505(2) लगाई गई है। एफआईआर में विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14 का जिक्र है। आईपीसी की धारा 120 भी लगाई गई है। विदेशी अधिनियम धारा 14 वीजा नियमों का उल्लंघन है। इसमें धारा 14 में 5 साल की सजा का प्रावधान है और जुर्माना आईपीसी की धारा 120 भी यानी आपराधिक साजिश 2 साल से ज्यादा की सजा और जुर्माना हो सकता है। इसमें सीमा के खिलाफ कराची में भी केस दर्ज है। सीमा के पति गुलाम हैदर के परिवार ने एक एफआईआर कराई और सीमा और बच्चों की गुमशुदगी का केस दर्ज कराया गया है। गुलाम हैदर ने परिजनों को दुबई से फोन किया, परिजनों से कहा है सीमा से बात नहीं हो पा रही है। कराची में सीमा और बच्चों के मिलने ना मिलने की खबर है और परिवार ने कराची में केस दर्ज कराया है इस पर। सुनिए जरा इस मामले में ब्रजेश पाठक क्या कह रहे हैं, सुनिए। सीमा हैदर को लेकर के एटीएस जांच कर रही है, कल पूछताछ भी की। अब ये पुलिस प्रशासन का काम है और हम प्रदेश में स्थिति स्पष्ट कर दें कि किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं। इन सब के बीच सीमा को आईएसआई एजेंट और आईएसआई का जासूस कहा जा रहा है। तो सच ये है कि आईएसआई ने पल्ला झाड़ लिया है। आईएसआई का भी बयान आ गया है। आईएसआई कह रहा हम तो सीमा को जानते ही नहीं। यही होता है, कोई भी शख्स, कोई भी एजेंसी
कभी अपने आदमी को पहचानने से को तैयारी नहीं होती। जासूसी के शक के बीच आईएसआई की रिपोर्ट आई है। दावा किया गया, आईएसआई ने रिपोर्ट पेश कर दी है। रिपोर्ट में कहा है कि सीमा प्रेस की वजह से वहां प्रेस प्रेम की वजह से वहां पहुंची है, मतलब सीमा आईएसआई की एजेंट नहीं है। रिपोर्ट में बताया कि सीमा का मकसद सचिन से शादी था, इसी वजह से सीमा पाकिस्तान से भारत आई। सीमा के भारत आने की कोई दूसरी वजह नहीं है। आईएसआई पर यह दावा पाकिस्तानी मीडिया कर रहा है। दावा है आईएसआई ने रिपोर्ट शाहबाज सरकार को सौंपी है, मतलब आईएसआई ने सीमा के एजेंट होने से किनारा किया है। हालांकि धोखा देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। आपको याद होगा 26/11 के आतंकी हमले में कसाब आया था। कसाब को भी पाकिस्तान ने आज तक अपना नागरिक नहीं माना। जब कसाब को फांसी हुई तो शव तक पाकिस्तान ने नहीं लिया। सीमा को आईएसआई का एजेंट ना मानना कोई बड़ी बात नहीं है। सुनिए जरा पाकिस्तानी पत्रकार इस पर क्या कह रहे हैं। ट्रेनिंग अगर लेती ना तो वो पाकिस्तान में कराची के छोटे से मोहल्ले में ना रहती, वो छोटे से घर में ना रहती, वो किसी अच्छे घर में रह के अच्छी ट्रेनिंग लेके जाती। ये सब झूठ है। पाकिस्तान ने इसको मोहब्बत के थ्रू भेजना होता ना तो आराम से टिकट करवाते, थोड़ा सा प्लान करते, वीजा करवा के भेज देते, बाद में उससे एक्टिविटीज करवा लेते। इतना प्लान पाकिस्तान मोहब्बत का नहीं कर सकता। ये मैं आपको दावे से कह रहा हूं। जब आपके पास आ गए, आपकी गोद में आ गए, उसे संभालिए, उसको पालिए, कुछ नहीं होगा हमें कुछ नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूं हमें कुछ नहीं होगा। आपकी खातून है, आप उसे संभालिए, आप उसको पालिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, खबर सियासत से है। इंडिया नाम विपक्ष में कोहराम। कल ही नामकरण हुआ है कि 2024 की टीम एनडीए के सामने कौन सी होगी। मोदी को हराने के लिए नई टीम जो बनी है, अगली तस्वीर दिखाइए। नाम तो इंडिया रख लिया, अब मारपीट मची है। कोहराम हो रहा है कि इंडिया नाम पर कोई नाराज है, किसी को अच्छा नहीं लग रहा। अगली तस्वीर दिखाइए। बताया जा रहा है नीतीश कुमार नाराज है। नीतीश कुमार इस नाम के साथ नहीं है। सोचिए, नाम रखते ही जब हाल ये है, हंगामा है, तो फिर जब चुनाव तक आते आते क्या होगा, जरा रिपोर्ट देखिए। हाथ मिलाया, फोटो खिंचाई, विपक्ष ने मोदी को रोकने की रणनीति बनाई। लेकिन विपक्ष में नाम से शुरू हुआ संग्राम एक दिन में ही ऐसा बढ़ा कि गठबंधन की गांठें खुलने लगी। राजनीति के जानकार भी कहने लगे हैं, बेंगलुरु में विपक्षी दल तो मिले, उनके दिल नहीं। जब गठबंधन सत्ता की मजबूरी का हो, जब गठबंधन भ्रष्टाचार की नीयत से हो, तो वो गठबंधन देश का बहुत नुकसान करता है। हमारे लिए गठबंधन मजबूरी का नहीं बल्कि मजबूती का माध्यम है। बड़ा सवाल यह भी है कि यूपीए का नाम इंडिया रख देने से क्या तालमेल की टेंशन खत्म हो जाएगी। बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। एक बात खूब बढ़िया से जानिए, देख रहे ना हालत उन लोगों की कितनी खराब है, इसीलिए ना जो कर रहे हैं वो सब काम। तो जो हम लोग जितना काम कर रहे हैं उसी से परेशान है लोग, तो और कुछ कर रहे हैं। कल तक जो एक दूसरे के विरोध में खम ठोकते थे, मोदी के विरोध में वो कब तक साथ रहेंगे, और मन मुताबिक सीट न मिली तो क्या करेंगे। आइए बताते हैं आपको इस बवाल के पीछे वजह क्या है। कौन नाराज है नाम से। विपक्ष गठबंधन के नाम पर एक मत नहीं था। 17 जुलाई को डिनर में विपक्षी नेताओं में चर्चा हुई। नीतीश चाहते थे गठबंधन के नाम में फ्रंट जुड़ा होना चाहिए। ममता ने कहा इससे लेफ्ट फ्रंट का एहसास होता है। कांग्रेस ने कहा नाम में फ्रंट के बजाय इंडिया हो। बाद में नाम की चर्चा 18 जुलाई के लिए छोड़ दी गई। 18 जुलाई को अचानक ममता बनर्जी ने एक प्रस्ताव रखा, विपक्षी गठबंधन का नाम क्यों ना इंडिया ही रख दिया जाए। इंडिया मतलब इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। राहुल गांधी ने तुरंत इस प्रस्ताव का समर्थन कर दिया, लेकिन नीतीश कुमार इस नाम पर विरोध कर रहे थे। उनका कहना था इंडिया में एनडीए के अक्षर भी आते हैं, इंडिया नाम होने से कानूनी विवाद भी हो सकता है। गठबंधन के अंग्रेजी नाम पर भी उनका एतराज था, लेकिन कांग्रेस नेता और ममता ने इसे अनसुना कर दिया।
इस बात से नीतीश की नाराजगी की खबर है। विपक्ष के इंडिया नाम रखने पर शिकायत भी दर्ज हो गई है। आपको बता दूं, दिल्ली के 12 खंबा थाने में 26 दलों के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। इसे एम्बलम एक्ट 2022 का उल्लंघन बताया गया है। निजी फायदे के लिए इंडिया नाम नहीं रखा जा सकता। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सुशील मोदी और नीतीश कुमार। नीतीश कुमार खुश नहीं है, नाराज है। एक तो उनको ये उम्मीद थी कि महागठबंधन के कन्वीनर के नाते उनका नाम तय होगा, उसके बाद चर्चा भी नहीं हुई। दूसरा कि कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया पूरे अभियान को। जिस अभियान की शुरुआत नीतीश कुमार ने की थी, इन तमाम कारणों से कहीं ना कहीं वो नाराज है। नहीं तो रोज मीडिया से बातचीत करने वाले नीतीश कुमार इतनी महत्वपूर्ण बैठक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए कि कर्नाटक की जीत के बाद धीरे धीरे कांग्रेस हावी होना प्रारंभ कर दी है। आज कह रहा है कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसमें थे ही नहीं, तो हम ही तो कह के सब बात मानिए लिया है सब, और वहां से उठ के हम चले आए यहाँ। इसलिए कि मेरी इच्छा राजगीर की हो रही थी ना, कि हमको मन था कि हम राजगीर देर हो रहा हमको, तो इसीलिए हम आ गए हैं और कोई बात नहीं है। इसलिए पूरे तौर पर हम लोग साथ हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, एक बात खूब बढ़िया से जानिए। देख रहे ना हालत उन लोगों की कितनी खराब है, इसीलिए ना जो कर रहे हैं वो सब काम, तो जो हम लोग जितना काम कर रहे हैं उससे सब परेशान है लोग, तो और कुछ कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि नीतीश कुमार और लालू यादव, तस्वीर देख रहे हैं, नीतीश कुमार तैयार नहीं है, यानी नीतीश कुमार का बताया जा रहा है मुंह फूला है सिर्फ इसलिए क्योंकि नाम इंडिया रख दिया गया और नीतीश इस हक में नहीं थे। नीतीश टेक क्या है वो देखिए जरा। नीतीश का कहना यह है कि बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक हुई। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार के सीएम नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। इसी के बाद नीतीश कुमार के नाराज होने की खबरें आने लगी। बीजेपी के लोगों ने दावा किया कि नीतीश विपक्षी गठबंधन के संयोजक बनना चाहते थे, लेकिन बेंगलुरु में संयोजक के नाम पर सहमति नहीं बनने से नीतीश नाराज हो गए। 23 जून को पटना में हुई पहली बैठक में ही यह तय हो गया था कि दूसरी बैठक में गठबंधन के नाम, संयोजक और सीट बंटवारे के फॉर्मूले की घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन बेंगलुरु में सिर्फ गठबंधन के नाम की घोषणा हुई, संयोजक और सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर सहमति नहीं बन पाई। दावा है कि बेंगलुरु में संयोजक को लेकर खूब माथापच्ची हुई कि कौन बने संयोजक। केजरीवाल और नीतीश कुमार के नाम पर चर्चा हुई, दोनों नामों में से किसी पर सहमति नहीं बनी। 4 संयोजक बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया कि 4 को बना दो। छोटे दलों ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा संयोजक के लिए 11 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है। दावा है संयोजक न बनाए जाने से नीतीश कुमार नाराज है। नीतीश ने ही सबसे पहले विपक्षी एकता की पहल की। कांग्रेस के बड़े नेताओं से लेकर विपक्षी नेताओं से मुलाकात की। पटना में पहली बैठक में नीतीश कुमार ही पोस्टर बॉय थे। बेंगलुरु में लगे पोस्टर में नीतीश सेंटर से साइड में पहुंच गए। सोनिया, राहुल और खड़गे को ज्यादा जगह दी गई और इन सब चीजों ने भी नीतीश कुमार को नाराज कर दिया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी और ललन सिंह। सपना टूट गया होगा। प्रधानमंत्री बनने गए थे तो प्रधानमंत्री लोगों ने नहीं माना तो इसलिए भाग गए होंगे वहां से। अब नीतीश कुमार जी पर कोई भरोसा नहीं करने वाला है। अब नीतीश कुमार जी इसी तरह कभी उधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे। उनका नाम है पलटू कुमार, वो पलटते रहेंगे। काहे का नीतीश कुमार जी नाराज होंगे? नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं और सूत्रधार कभी नाराज नहीं होता है। इंडिया सबों की सहमति से नाम तय हुआ है। सिर्फ बिहार की बात नहीं है, महाराष्ट्र में भी दूसरा खेला चल रहा है। खेला ये आज खबर आई, ये आप देख रहे हैं अजीत पवार प्रधानमंत्री मोदी से मिले। कल भी एनडीए की बैठक में थे। अगली तस्वीर दिखाइए। आज अजीत पवार से उद्धव ठाकरे मिलने पहुंच गए। उद्धव ठाकरे अजीत पवार से क्यों मिले? सियासत में कुछ भी हो सकता है, बेवजह कोई किसी से नहीं मिलता। इस मुलाकात के पीछे क्या वजह है? उद्धव ठाकरे ने आज अजीत पवार से मुलाकात की। महाराष्ट्र विधान भवन में उद्धव ठाकरे अजीत पवार से मिले। आदित्य ठाकरे और उद्धव गुट के विधायक भी मौजूद थे। कल अजीत पवार एनडीए की बैठक के लिए दिल्ली में थे। बैठक के बाद अजीत पवार ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। बंद कमरे में पीएम मोदी के साथ करीब 30 मिनट बात हुई थी।
इस बैठक में अमित शाह और जेपी नड्डा भी मौजूद थे। महाराष्ट्र को लेकर प्रधानमंत्री ने अजीत पवार से विस्तृत चर्चा की। मुंबई में आज उद्धव से मुलाकात के बाद सियासी चर्चा तेज हो गई। क्या महाराष्ट्र में कोई और सियासी उलटफेर हो सकता है? 2 जुलाई को अजित बगावत करके शिंदे सरकार में शामिल हुए। इससे पहले अजित 3 बार शरद पवार से मुलाकात कर चुके हैं। अजित ने शरद पवार से माफी मांगी और आशीर्वाद लिया। अजित गुट के मंत्री और विधायक भी शरद पवार से मिल चुके हैं। और ये मुलाकात हुई, क्या बात हुई? बड़ा सवाल यही है। इंडिया नाम का गठबंधन तो बन गया है, पोस्टर भी छप गए, पोस्टर भी लग गए, लेकिन सवाल यह है इन दलों में बहुत से ऐसे दल हैं जो हाथ भले ही मिला लें, गले भी मिल लें, लेकिन दिल नहीं मिलने वाले। ये बार बार मायावती भी पहले कह चुकी हैं। जैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात करेंगे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों साथ में इस बैठक में थे। वो केजरीवाल के साथ कांग्रेस इस बैठक में थी जो केजरीवाल सोनिया गांधी, राहुल गांधी को जेल भेजने की बात करते थे। क्या ये दोनों मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़ पाएंगे? देखिए, एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। अध्यादेश पर समर्थन के बाद केजरीवाल बैठक में पहुंच गए। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। दोनों जगहों पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी में सीट बंटवारा आसान काम नहीं है। 2019 लोकसभा चुनाव में दिल्ली में 7 सीटें हैं और 7 की 7 जीती थी भारतीय जनता पार्टी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला था दिल्ली में। अब देखिए, जब सीट बंटवारा होता है, जब कांग्रेस और आपका कोई कैंडिडेट जीता नहीं तो सीट बंटवारा होता है। सेकंड नंबर पर कौन रहा? कांग्रेस 7 में से 5 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी, जबकि आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही। अब सोचिए, क्या दिल्ली में केजरीवाल कांग्रेस को 5 सीट देंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि कांग्रेस इससे पहले 19 के चुनाव में दूसरे नंबर पर रही थी? सवाल ही नहीं। 2024 में इन 7 सीटों पर तालमेल मुश्किल है और कांग्रेस 2019 के आधार पर 5 सीटों पर दावा करेगी, जबकि आम आदमी पार्टी किसी भी हाल में 2 सीटों पर सहमत नहीं होने वाली है। यह सिर्फ दिल्ली नहीं, पंजाब में भी दोनों दलों में टकराव तय है और पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। इन 13 सीटों में जालंधर लोकसभा सीट जीतने के बाद आम आदमी पार्टी के हौसले और बुलंद हैं। पंजाब में भी आप कांग्रेस को ज्यादा सीट नहीं देना चाहेगी। इसके अलावा कुछ और राज्यों में भी आम आदमी पार्टी सीटों की डिमांड करेगी। इसलिए ये जो गठबंधन और ये मुलाकात डिनर टेबल पर और उसके बाद मोदी को हराने की प्लानिंग दिख रहा है। 24 में सीटों की प्लानिंग की बात आएगी तो वहां असली लड़ाई होगी। सुनिए सुशील मोदी क्या कह रहे हैं। पिछली बार अरविंद केजरीवाल छोड़कर चले गए, इस बार लालू यादव नीतीश को छोड़ के चले गए, तो हम लोग को जो आशंका है कि जो वहां पोस्टर बैनर लगे थे उसमें कहीं नीतीश कुमार का नामो निशान नहीं था, लालू यादव का कहीं नामो निशान नहीं था। चेहरे तो वही हैं, तो अगर आपने मुखौटा बदल दिया तो क्या मुखौटा बदलने से लोग बदल जाएंगे? उस मुखौटे के पीछे तो लालू यादव, उस मुखौटे के पीछे कौन है? ममता बनर्जी। उस मुखौटे के पीछे कौन है? अरविंद केजरीवाल, जिनके 2 मंत्री जेल के अंदर बंद है। तो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे लोगों का ये महासम्मेलन हो रहा है। आप बैनर कुछ भी लगा दें, आप नाम कुछ भी रख दें, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? इतनी हताशा है भारतीय जनता पार्टी में, इससे पता चलता है। पिछले 2 दिन से भारतीय जनता पार्टी का हर मंत्री, हर नेता, हर प्रवक्ता इसी चीज से परेशान है कि अपोजिशन पार्टियां एक साथ क्यों मिल रही हैं। अब केंद्र सरकार को यह पता चल गया कि ये 25-26 पार्टियां हैं और इनके 200-250 नेता हैं, इन सबको जेल में डालना तो मुश्किल है। अब जो ये लड़ाई है, ये बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। बहरहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही, आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से क्विक हील ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। शंकर पांडे जी के पास जा रहे नहीं, संजीव झा जी देखिए, ये प्रॉब्लम है ना। जवाब अनुराग दादा देते हैं, अनुराग भदौरिया जी, मे बी वो ऑनलाइन सबसे सर्च नेता है।